लाइफ बड़ी सिंपल है। घर वालों ने सिर्फ पढ़ाई का माहौल रखा और कोई प्रेशर नहीं, कोई टेंशन शेयर नहीं किया अपने पेरेंट्स से। तो तो नदीम भाई, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका नाम क्या है और कारदार का क्या मतलब है। हाँ, ये कारदार के पीछे मेरा नाम नदीम कारदार है। मेरा पूरा नाम मोहम्मद नदीम कारदार। कारदार मेरे वालिद साहब का समझ लें आप एक कास्ट है। नहीं, कास्ट नहीं है ये। एक शौकिया लगाया हुआ नाम है और इसके पीछे एक स्टोरी है। जब पाकिस्तान नया नया बना था तो पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे हफीज़ कारदार साहब, नया नया बना था तो पाकिस्तान की हर चीज़ से मोहब्बत थी। तो हमारे अबू इंडिया में रहते थे, तो वहाँ पे जब शायद टीम गई या हफीज़ का, और क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, मतलब वो 5 घंटे बिना खाए पिए क्रिकेट देख सकते थे, 5 दिन का टेस्ट मैच। तो जब हफीज़ कारदार साहब मैच ग्राउंड में खेल रहे थे तो मेरे अबू बैठे थे, तो उन्होंने अपने नाम के साथ डिसाइड किया कि मैं कारदार अपने नाम के साथ लगाऊंगा। तो मेरे वाले साहब ने अपने नाम के साथ कारदार लगाया और उनके 2 दोस्त थे उन्होंने हफीज़ लगा लिया। तो हम उनको हफीज़ चचा कहते रहे साहिब में ये। और बेसिकली आप मेमन हैं कराची में, किस कम्युनिटी में? कराची में हम, मेरे पेरेंट्स जो थे बिहार से वो बांग्लादेश आए, फिर वहाँ उन्होंने मार खाई बेचारे, और फिर वो इंडिया और फिर नेपाल के होके वापस कराची आए। तो हम लोग बिहारी हैं। आप वहाँ क्या करते हैं और आपकी ये PSC जो है इसका क्या ताल्लुक है? मैं वहाँ पे फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया हूँ कि जो कि मैं बनना चाहता था। मैं एक स्कूल टीचर हूँ, हाई स्कूल टीचर हूँ। प्रीवियस लाइफ मेरी रिसर्च और डेवलपमेंट में रही एज अ साइंटिस्ट। PhD कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट HEJ रिसर्च इंस्टीट्यूट से किया। डॉक्टर ताउर रहमान, डॉक्टर बीना सिद्दीकी, बड़े शुक्रगुजार उन लोगों का कि उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम दुनिया को फेस कर सकते हैं। 2010 की बात है जब नया नया हायर एजुकेशन कमीशन आया था, उसने स्कॉलरशिप देना शुरू की थी और दुनिया से भर से हमारे पाकिस्तानी दोस्त PhD करके आ रहे थे। कोई कैम्ब्रिज से आ रहा था, कोई हार्वर्ड से आ रहा था, कोई कहीं से आ रहा था, और हमने लोकल PhD की थी। तो हमें कुछ थोड़ी सी एहसास कमतरी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हमें कंपटीशन फील हुआ, क्योंकि जब वो आ रहे थे तो जाहिर बात है वो एक न्यू ब्लड, न्यू रिसर्च और सारा कुछ था। तो मैंने सोचा कि यहाँ तो दाल नहीं गलेगी, मतलब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए या कंपटीशन के लिए। तो मैंने फिर बाहर जाने का सोचा, इमिग्रेशन PhD किसमें की? केमिस्ट्री में। और वहाँ क्या पढ़ा आपने? केमिस्ट्री केमिस्ट्री स्कूल में? स्कूल में साइंस और केमिस्ट्री टीचर। कौन सा स्कूल है? ये है बीज लैक हाई स्कूल, पेनिक्विक है, एक टाउन छोटा सा स्कॉटलैंड का, UK में। तो वो एडमरा के नज़दीक ही है। मैं रहता एडमरा में हूँ और जाता मैं पेनिक्विक हूँ वहाँ पे। तो मैं फुली लाइसेंस, वहाँ पे टीचर्स के लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। लाइसेंस के बगैर टीचिंग नहीं कर सकते आप। मतलब एक बाकायदा टीचर ट्रेनिंग होगी, फिर बाकायदा आपकी जो टीचर्स यूनियन के लिए ऑर्गेनाइजेशन है या रजिस्ट्रेशन बॉडी है, वो आपको उसको 1 साल तक प्रोबेशन टीचिंग के ऊपर टेस्ट करेगी। उसके बाद फुल रजिस्ट्रेशन होगी, दैन आप कहीं भी पढ़ा सकते हैं, चाहे आपने PhD किया हो, चाहे आप कितने प्रोफेसर बड़े हों, चाहे कुछ भी हो। लेकिन अगर आपके पास वो टीचर ट्रेनिंग नहीं है, जैसे डॉक्टर बनने के बाद डॉक्टरी के लिए एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, हाँ इंजीनियर बनने के बाद PS पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली इस तरीके से वहाँ टीचर्स बनने के बाद भी एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है, हाँ उसके वो सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है कि आप और सर्टिफाइड टीचर हैं। एग्जैक्टली और वो एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोग्राम है। मतलब वो हर साल एक प्रोफाइल मेंटेन करते हैं और वो बल्कि आपको एक्टिव रखते हैं कि आपने, उन्होंने एक तादाद बताई है कि आप इतनी क्वांटिटी में ट्रेनिंग करेंगे, आप रिसर्च इंक्वायरीज़ करेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं टीचर को, जो जिस लेवल का भी टीचर है उस लेवल के हिसाब से उनको अपना प्रोफाइल डेवलप करना पड़ता है और उसको सबमिट करना पड़ता है हर साल। और उसको फिर वो हर साल रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती है। काइंड ऑफ रजिस्ट्रेशन रिन्यू होती है और कैंसिल भी हो जाती है। ज़ाहिर है आप अगर वो पैरामीटर्स पूरा नहीं करेंगे साल भर के तो मीट नहीं करेंगे तो वो जो सिस्टम है वहाँ पे वो लाइव सिस्टम है। मैं कहता हूँ उसे ज़िंदा सिस्टम ना, कि जिसको हर वक्त न्यू डाटा की, न्यू अपग्रेडेशन की, न्यू ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। और अगर वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका थोड़ा तारुफ करें और ये क्या काम करें और आपका जो एक इवेंट आने वाला है उसके बारे में। अच्छा,
ये जो प्रोग्रेसिव सोसाइटी ऑफ इको टूरिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे जो चेयरमैन हैं, हमारे दोस्त हैं, सीनियर है, मेरे उस्ताद भी हैं, प्रोफेसर डॉक्टर अकील अहमद बज़मी साहब, ये उनका आइडिया है। जब बज़मी हाँ, ये कॉन्सेप्ट्स लाहौर में चेयरमैन है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में, ये उनका आइडिया था क्योंकि पिछली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा नफ्स पे हाथ रखा था पाकिस्तान की इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एक जो लाइन है, वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपने आप को उठा सकते हैं, जो एक लाइन जो है, एक नब्ज़ जो है, वो टूरिज़्म है। और मैं तो कहता हूँ हमें बाहर के लोगों का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। जो 20 करोड़ आवाम है, लोकल टूरिज़्म, कराची वाले कश्मीर जाएँ, सिंध में जाएँ, पंजाब जाएँ, एक दूसरे के यहाँ भी जाएँ, तो जो ये वो लोग यहाँ आए एग्जैक्टली एक दूसरे के शहरों में जाएँ और ऐसा कल्चर बनाएं कि हम लोग एक दूसरे को इन्वाइट करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ घर में रहने के लिए ऑफ़र करें कि भाई आप फ्री में रहें। अगर वो आएंगे तो आपकी कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूट करेंगे ना आपकी इकॉनमी है। तो ये बड़ा अच्छा गवर्नमेंट ने किया था और काफ़ी टूरिज़्म फ्रेंडली हुकूमत थी पिछली वाली। तो जब उन्होंने कहा तो हमने कहा कि इसके साथ साथ हमें इको फ्रेंडली टूरिज़्म भी मुतारफ़ कराना चाहिए, बिल्कुल बिगनिंग से ही, क्योंकि टूरिज़्म इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म जो है ना, वो तो समझ ले डिज़ास्टर है। मतलब जो आप बनाने जा रहे हैं उसका उल्टा डबल नुकसान हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई मंदिर जा रहा है और मंदिर को मुकद्दस जानते हुए वो टूरिस्ट जो है वो हर साल वो थोड़ी सा पत्थर तोड़ के लिए आता है क्योंकि वो मुकद्दस है, वो जेब में, तो आप समझिए 10 साल में तो वो मंदिर ही गायब हो जाएगा। या खाने काबा की गुलाब से अगर आप धागा नोशन नहीं करें, वो तो शुक्र है हर साल वो चेंज कर देते हैं, अगर वो चेंज नहीं होता तो वो तो फिर वैसे नमाज के बाद उनके यहाँ उसको दोबारा से रीस्टिच करते हैं। हाँ, तो वो तो उसको करते रहते ना। लेकिन ये मतलब ये बहुत ही नॉन फ्रेंडली, वो भी तो एक टूरिज़्म है ना, रिलीजियस टूरिज़्म हो गया। इसी तरह हम जाते हैं तो पौधों को तोड़ देते हैं। टर्टल बीच पे जाएंगे तो टर्टल की सवारी कर रहे हैं, भाई ये तो किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक एडल्ट एक टर्टल पे बैठा हुआ है, आर यू इनसेन? मतलब पढ़ लिख के कुछ नहीं सीखा। तो ये बहुत ही नॉन फ्रेंडली इररिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म, इसको डिस्करेज करना है और बताना है कि भाई एक टर्टल बीच पे अगर टर्टल आया है, वो यहाँ पे अपनी ब्रीडिंग करने आ रहा है, वो उसका एक हैबिटाट है, ठीक है, उसका इकोसिस्टम है। आप जाएं, आप वहाँ पे उसको देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें, सुभान अल्लाह कहें और एंजॉय करें उसको। शायद वो वहाँ मौजूद ना हो तो आप जाएं भी ना उसको। हाँ, मतलब वो ही उस चीज़ की खूबसूरती है, वो पूरा हैबिटाट उसकी खूबसूरती है। डू नॉट इंटरफेयर, चाहे वो कम्युनिटी हो, लोकल कम्युनिटी हो जहाँ आप जा रहे हैं, ठीक है, उनको तंग ना करें, उनको मतलब आप जिच ना करें कि भाई आप आ रहे हैं तो वो कहें कि यार क्या मुसीबत आ गए, या फिर वहाँ के जानदार वहाँ के इंट्रोडक्शन पे आ गए तो प्रॉब्लम से चले गए। हाँ, इंट्रोडक्शन सही। तो ये जो कॉन्सेप्ट था, तो हमने ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की इसकी वजह ये है कि हम चाह रहे हैं कि हम ऐसा इदारा बनाएं लाइक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। ये जब 50 साल पहले स्टार्ट हुआ था तो बिल्कुल नई सा इदारा था कुछ। हम चाहते हैं कि ये 10 साल 15 साल में ये एक ऐसा इदारा बन जाए कि ये पूरे टूरिज़्म की स्टैंडर्डाइजेशन में मदद करे, सरकार की, गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड्स बनाए, SOP बनाए, और यहाँ से लोग ट्रेनिंग लेकर, और बल्कि मैं तो कहता हूँ जब तक इससे रजिस्टर्ड नहीं हो, जब तक कोई टूरिज़्म डिपार्टमेंट, इदारा, बिज़नेस ऑपरेट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक PSC उसको इंडोर्स ना कर दे, PSC उसको ये ना कह दे कि हाँ ये हमारी स्टैंडर्ड को या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर रहे हैं। बेसिक तो ये कॉन्सेप्ट है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसके साथ साथ ये काम तो हम करेंगे ही, इसके साथ साथ हमारा प्रोग्राम है कि हम हर बड़े शहर में, 4-5 स्टेट में इंक्लूडिंग कश्मीर में, हम एक अपना इको टूरिज़्म सेंटर बनाएं, ठीक है। उसमें सारी जो है एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो, उसमें जो है रेस्ट हाउसेस हों, इको फ्रेंडली ट्रेनिंग सेंटर हो, लाइब्रेरी हो, म्यूज़ियम हो, ठीक है। इसके अलावा हम बहुत सारी इकोसिस्टम से, अच्छा ये सारा काम जिस लोकेलिटी की हम बात कर रहे हैं वहाँ के लोग करेंगे। ये हमारा पहला, ये कराची से लोग लोकल कल्चर और लोकल एम्बियंस और लोकल सारी चीज़ें उसी एरिए से ही जुड़ी होंगी, एक्जॉटिक कुछ नहीं होगा। और ये बीज हनीज वगैरह के बारे में आप क्या करें?
अच्छा, अब हम एक और चीज़ पे आ जाते हैं। अब हम नीचे आ रहे हैं ना, स्टैंडर्डाइजेशन से लेकर फिर इको टूरिज्म सेंटर से अब हम नीचे छोटे लेवल पे आ रहे हैं कि अब हम जो इकोसिस्टम का जो एक मरकज़ी किरदार है वो हनी बी है, शहद की मक्खी। यानी कि हम हर 3 निवाले में से एक जो खाना खाते हैं, हर 3 निवाले में से एक निवाला जो है वो डिपेंड कर रहा है हनी बी पे। और हनी बी के बारे में शऊर हमारे माशरे में थर्ड वर्ल्ड में बहुत कम है। बी कम से कम होती जा रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और हम लोग बी को देखकर मारने भी दौड़ लेते हैं, मतलब बी का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हनी बी है, ख़ास तौर पर अर्बन बी कीपिंग का मतलब ये है कि लोग अब शहरों में हनी बी को एज आ पेट रखें, एज आ हॉबियस्ट वो हनी बी को अपने गार्डन में या छत पर या टंकी पर, ऐसी जगह पे जहाँ पे बच्चों की पहुँच ना हो, जहाँ पे वो एक प्राइवेसी हो हनी बी की, वो उसको एक हाइव अगर ज़रूर रखें, अगर रख सकते हैं, या तो 2-3 लोग मिल के रख लें, ऑफिस वाले रख लें। ऑफिस में तो शाम में कोई नहीं होता और ऑफिस में ऐसी जगह बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इससे क्या होगा कि हम बी की जो पॉपुलेशन है उसको स्ट्रेंथनिंग करेंगे, उसको वो बढ़ जाएंगी और इन दी एंड जो है वो आपको शहद तो देंगी। यानी आप खालिश शहद होममेड, अगर आप होममेड सब्ज़ी उगाएं, अगर आपको घर में तोरी हो रही हो तो आपको कितना दिल खुश होता है, तो आपको शहद मिल जाएगा तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन बेसिकली अच्छा, हनी बी जो है इकोसिस्टम का बहुत ही मेजर किरदार है। जैसे मैंने कहा कि एक फूड चेन का एक की रोल अदा करता है, तो उसको ये आपकी बी कहाँ कहाँ जाके रोल अदा कर रही है, क्रॉप में, फ्लावरिंग में, प्लांटेशन में। और ये जुड़ा है आपके क्लाइमेट से, यानी कि अगर आपके दरख्त हरे भरे होंगे, उसमें अच्छी पॉलिनेशन हो रही होगी, तो हो सकता है यहाँ का टेम्परेचर जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, हीट वेव्स आती जा रही हैं, हो रही हैं, वो शायद स्टॉप हो जाए और मे बी रिवर्स हो जाए। जितनी ज़्यादा प्लांटेशन होगी, जैसे आप फॉरेस्टेशन में, ये तो एक कलेक्टिव एफर्ट है कि हम बी के लिए काम कर रहे हैं, अर्बन बी कीपिंग के लिए काम कर रहे हैं, आप फॉरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए को एडवाइस कर रहे हैं कि अगर हमें प्लांट लगाने का मौका मिले हम प्लांट लगाएं, आपको बी रखने का मौका मिले या कोई और रखना चाहता उसको फैसिलिटेट करें। और हम ये जो ट्रेनिंग आ रही है नेक्स्ट 18-19 को इंशाल्लाह, अगर बारिश नेक्स्ट वीक, हमने कराची यूनिवर्सिटी में जो रखी है, कराची यूनिवर्सिटी में जो कराची यूनिवर्सिटी में एक बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर है, उसके कॉन्फ्रेंस हॉल में हम ये सारे लेक्चर्स रखेंगे। और वहीं पर एक और डिपार्टमेंट है एग्री बिजनेस, उसके जो पायलट प्रोजेक्ट है हनी बी हाइव्स वहाँ रखे हुए हैं, हम वहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन वहाँ पे करेंगे। तो हाइव्स दिखाएंगे, उनको बीज से इंट्रोड्यूस कराएंगे, फेमिलराइज कराएंगे। और तो ये प्रैक्टिकल एंड थ्योरी सेशन दोनों होगा ये 18-19 को। और हम चाहते हैं बहुत सारे लोग जो हमें ज्वाइन करें। और बी आखिर में मैसेज यही है कि बी लाइक अ बी एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में जिएँ कि एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने की जो एक बी की जो करेक्टरिस्टिक है वो हम भी अपनाएं कि हम गिवर बने, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाएं। तो आखिरी पैगाम ये कि बी लाइक अ बी। थैंक यू। इसमें मैं आपसे क्वेश्चन ये करना चाह रहा था कि हमारे जहनों में एक तरह की मिथ है कि ये जो हनी है ये वहाँ डेवलप होता है जहाँ फ्लावर्स हों या जंगल हो। तो हमारी जो सिटीज़ का जो एरिया है तो यहाँ पे तो जंगल नहीं है, ना फ्लावर्स हैं, इसलिए हमारे यहाँ तो नीम के दरख्त हैं या ये नेटिव ट्रीज़ हैं। जितने भी हैं, पहली बात तो ये कि हमें फ्लावरिंग तो करनी चाहिए, ग्रो करेंगे, प्लांटेशन करनी चाहिए। लेकिन जितने भी हैं उनमें आप देख लें वाइल्ड हनी के जो छत्ते हैं वो आपको नज़र आएंगे। ऐसा नहीं कि बीज जैसे आपने कीकर का हाँ, बताया, मतलब कीकर जो है प्लाई का जो शहद बहुत मशहूर है और कराची में बहुत होता है। मतलब कीकर के जो हम वो शायद उसको काटा और झाड़ियाँ समझते हैं, लेकिन वो बी के लिए बहुत अहम है। इसी तरह जेट्रोफा है, इसी तरह वो तुखमलंगा मिल जाएगा हर घर में। तो अगर कराची में 10 करोड़ घर हैं, अगर वो 10 लाख घरों में भी लगा हुआ है, लगे हुए प्लांट हैं, तो मतलब ये इनफ बीज है। हमें प्लांट की ग्रोथ भी करनी चाहिए, प्लांट भी बढ़ाने चाहिए और बीज भी बढ़ेंगे। चलिए बहुत और ये बीज बड़ा अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपकी बीज आपने रखा है और वो फल फूल रही हैं, इसका मतलब है कि आपके पास इनफ फ्लोरा है, एनवायरनमेंट अच्छा हो रहा है। चलिए टाइम दिया बहुत शुक्रिया और इतनी सारी आपने रीडिंग दी हमें, थैंक यू वेरी मच। आपके साथ
कनेक्ट रहें और चीज़ें जो है नॉलेज आपसे बेशक सर, लेते रहें। बेशक, बिल्कुल हम आपके साथ हैं।